बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको CS601 डाटा कम्युनिकेशन का अपना पेपर पहले तो शेयर करूँगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे कुछ MCQ जो आए थे वो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा उन्हीं के अंदर से आए थे। सब्जेक्टिव पार्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन था 5 नंबर का 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, वो भी मैं आपको समझाता हूँ अभी। नेक्स्ट था यू सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड ऑन व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पे एक फ्रेंड को मैसेज सेंड करते हैं तो उसकी स्विचिंग देखनी थी कि कौन सी है। नेक्स्ट था उसमें फ्रीक्वेंसी बताई हुई थी, आई थिंक फ्रीक्वेंसी या फिर आवाज़ थी, वॉइस थी 30 थी उसकी, और नॉइस 1 थी। इसको कैलकुलेट करना था, ये मुझे सही तरह याद नहीं है कि किस तरह का क्वेश्चन था। इस पेपर में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं, आपको ज़रूरी है कि आने चाहिए। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। फिजिकल टोपोलॉजी, OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs भी काफ़ी आए थे और आपसे में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। बैंडविड्थ, TCP IP, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, इसमें से भी MCQs काफ़ी आए थे। लाइन कोडिंग, डिकोडिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, स्विचिंग में से भी MCQs आए हुए थे और स्विचिंग में आपने देखा भी लॉन्ग क्वेश्चन भी था। ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें से भी MCQs आए हुए थे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे OSI मॉडल से। OSI मॉडल बेसिकली क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये मैं आपको कुछ लिख के मैंने लिखे हैं एक जगह पे, वो भी आपको शो करवा दूंगा। ये कुछ लिखे हुए मैंने, आपने याद कर लेने, मैं बाद में आपको शो करवाता हूँ। सबसे पहले ये देख लें कि OSI मॉडल क्या चीज़ है। सबसे पहले ये होता था कि पहले प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये होते थे। इनकी लेयर्स थी, 5 लेयर्स थी। उसके बाद अपडेट होके OSI आया, OSI मॉडल आया जिसकी 7 लेयर्स थी। OSI मॉडल का तारुफ इतना सा कि वो सेकंड मॉडल था। Model was the second model after TCP IP to go on the different protocol. It was established in 1970 by ISO. ISO क्या था, एक organization थी, International Organization for Standardization, in 1947. It has 7 layers model. मैं आपको whereas TCP IP has 5 layers. TCP IP में पहले 4 लेयर्स होती थी, उसके बाद 4 से 5 हो गई, अपडेट हो गई ये। देन OSI मॉडल आया है जो कि सेकंड मॉडल था, उसमें 7 लेयर्स हो गई। अब लेयर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो TCP मॉडल था उसके अंदर एक एप्लीकेशन लेयर थी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर थी, उसके बाद तीसरी नेटवर्क लेयर थी, देन डाटा लिंक नहीं, यहाँ पे लिंक लेयर थी, ये 4 लेयर्स थी। बाद में जब अपडेट हुआ तो इसको और इसको मतलब दो, ये चौथी हो गई और ये पांचवी हो गई, 5 लेयर्स बन गई। जब OSI मॉडल आया तो OSI मॉडल में उसने ये 2 भी ऐड कर दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 लेयर्स हो गई। अब ये कंप्यूटर लेयर्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है, और ये डाटा कम्युनिकेशन है, ये 2। इन सब में अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ये आपको MCQs में आ सकता है। FTP यूज़ होता है, SMTP यूज़ होता है। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMPT क्या है, ये है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं स्टैंड्स फॉर, वो आपको मैं एब्रीविएशन सारे दिखा दूंगा, उसके अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, TCP UDP। नेटवर्क लेयर में कौन से यूज़ होते हैं, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। डाटा लिंक लेयर में कौन से यूज़ होते हैं, ये ऊपर जितने भी यूज़ हुए हैं ऑल प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं डाटा लिंक में। ये भी आपको MCQ आ सकता है। फिजिकल लेयर में कौन से यूज़ होते हैं, तो फिजिकल लेयर में कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होता। फिजिकल लेयर में एक और है कम्युनिकेशन ऑन फिजिकल लेयर इज़ नोन एज फिजिकल कम्युनिकेशन, वेयर रिमेनिंग लेयर्स इज़ नोन एज लॉजिकल कम्युनिकेशन। ऊपर जो आपने ये तरतीब कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर जो आपने सब 6 लेयर्स पढ़ी हैं वो सब लॉजिकल कम्युनिकेशन है, लेकिन जो फिजिकल के लेयर के थ्रू कम्युनिकेशन होगी वो फिजिकल कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट है OCI में कुछ लैग्स थे, वो लैग्स कौन कौन से थे। सबसे पहले तो ये कि TCP IP वाज कंप्लीट मॉडल, ये कंप्लीट मॉडल था, उसके अंदर 5 लेयर्स थी और 5 लेयर्स वाला कंप्लीट मॉडल था। ये कंप्लीट कैसे नहीं है, इसके अंदर जो 5 लेयर्स ऑफ TCP वाली हैं वो तो प्रॉपरली डिफाइंड है, लेकिन बट 2 न्यू लेयर्स जो न्यू ऐड की गई हैं विच इंट्रोड्यूस्ड इन OSI मॉडल आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, उनको प्रॉपरली डिफाइंड नहीं किया गया। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ OSI इज़ आल्सो बेटर दैन TCP, तो OSI की परफॉर्मेंस है जो TCP से बेटर है। नेक्स्ट है फिजिकल लेयर पे आ जाते हैं। फिजिकल लेयर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, फिजिकल लेयर जब कम्युनिकेशन में यूज़ होती है तो उसको फिजिकल कम्युनिकेशन कह देते हैं। द डाटा ट्रैवल फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क थ्रू फिजिकल लेयर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एनालॉग सिग्नल।
इसका जो डाटा है वो डिजिटल सिग्नल में भी एक से दूसरी तरफ, दूसरी से पहली तरफ आता है और एनालॉग सिग्नल में भी आता है। अब डाटा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में फ़र्क क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं और एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं। एनालॉग सिग्नल ऐसे सिग्नल हैं जो कि इस तरह मूव करते हैं, ये आप देख रहे हैं जैसे पहाड़ियाँ बनी होती हैं ऐसे मूव कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली कहते हैं इसको। जो इस तरह मूव कर रहे हैं लगातार, उसको हम एनालॉग कहते हैं। एनालॉग के एग्जांपल में क्लॉक आएगा। डिजिटल एनालॉग क्लॉक होता है ना, जो हमारे पास सुइयों वाला क्लॉक होता है, उसमें आप देखें अगर कभी उसकी पीछे मशीन होती है जो वो खोल के देखें ना, तो उसके अंदर जो गरारियाँ हैं वो लगातार चल रही हैं, कंटिन्यूसली चल रही हैं, वो कहीं भी रुकती नहीं है। आप गौर कीजिएगा, वो लगातार चल रही हैं। इस तरह ह्यूमन वॉइस है जो, वो भी लगातार चल रही है, रुकती नहीं है। जब हम स्टार्ट होते हैं तो वो फिर इसमें कोई अटकन नहीं है, तो इसलिए उसको हम एनालॉग सिग्नल कहेंगे। एनालॉग सिग्नल रुकते नहीं है, कंटिन्यूसली चलते हैं जिस तरह यहाँ पे चल रहे हैं। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि कभी ऊपर नीचे, तो ये रुक रुक के चलते हैं। इसकी मिसाल क्या होगी, इसकी एग्जांपल होगी डिजिटल वॉच जो हमारे पास होती है, मस्जिदों में लगी होती है। यहाँ पे डिजिटल क्लॉक भी आ चुकी हैं। अब डिजिटल क्लॉक हो गया, डाटा स्टोर हो गया इन पीसी में, जो हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं, वो भी डिजिटल सिग्नल की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स आर पीरियडिक। ये पीरियडिक भी होते हैं, नॉन पीरियडिक भी हो सकते हैं। पीरियडिक सिग्नल कौन से होते हैं, सिग्नल्स इज अ साइंड दैट कंप्लीट पैटर्न इन अ सर्टेन पीरियड। पीरियडिक का मैं इस तरह कह देता हूँ कि एक टाइम होता है इनका फिक्स, कि उस टाइम में ये लोग अपना काम करते हैं। और नॉन पीरियडिक कौन से होते हैं, नॉन पीरियडिक कभी अपना उसी टाइम पे करता है, यानी कि वो हर साइकिल पे उसका अपना टाइम होता है। इस यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, पीरियडिक इज सिग्नल द चेंज इट्स पैटर्न इन ईच साइकिल। वो हर साइकिल पे अपना पीरियड चेंज करता है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें बताऊँगा। ये हमारे पास इस वक्त एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल में हमने ये देखना है कि एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, फेस किसको कहते हैं। हमारे पास जो यहाँ से आप देख रहे हैं कि दरमियान में हमने लाइन लगा ली है, यहाँ से लेके इधर तक इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। इस लाइन से ऊपर वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और नीचे वाला मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। उसके बाद फेस को किसको कहेंगे, द फेस शिफ्ट इज़ हाउ फार द फंक्शन इज शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द यूजुअल पोजीशन। यहाँ पे फेस कौन सी होगी, इधर से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो फेस है। और अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स, ये 1 बनी, 2 बनी, तो इस तरह कितनी वेव्स बनती हैं 1 सेकंड में, वो फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। पीरियड फ्रीक्वेंसी, इसमें उसने क्या कहा है, अ साइन वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज। 6 हर्ट्ज उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पीरियड मालूम करना है। तो पीरियड का फार्मूला क्या होता है, पीरियड टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। तो इसके थ्रू हम लोग ये मालूम कर लेंगे 1/6 किया जब इज इक्वल टू 0.17 सेकंड आ गया, तो क्या मालूम हुआ हमें, जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज होती है वो कितना टाइम लेता है, 0.17 सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें उसने पीरियड दिया हुआ है, मतलब टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड, और फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए कहा है। ऊपर हमारे पास फार्मूला था टी इज इक्वल टू 1/f, वही हमने नीचे लिखा है टी इज इक्वल टू 1/f। जब f को इस तरफ लेके आएंगे तो 1/t हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसी के थ्रू हम मालूम करेंगे तो 0.25 हर्ट्ज जवाब आ जाएगा। इसके बाद है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एस से मुराद होता है सेकंड, 1 सेकंड। अगर 10⁻³ है तो वो मिली सेकंड बन जाएगा, ms। ये यूएस, इसको म्यू भी कहते हैं, यूएस, ये माइक्रो सेकंड होगा। 10⁻6 माइक्रो सेकंड होता है, 10⁻9 नैनो सेकंड, 10⁻12 पिको सेकंड। और अगर किलो की तरफ जाएं, ये होता है 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में 10⁻³ किलो हर्ट्ज हो जाता है, 6 मेगा हर्ट्ज हो जाता है, 10⁹ गीगा हर्ट्ज हो जाता है, 10⁻12 टेरा हर्ट्ज। ये भी आपने ऐसे ही याद कर लेने हैं, मे भी आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाएं। तो हमारा टॉपिक है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, गिव अस द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन द कंपोजिट सिग्नल इट गिवन। ये आपको मैं बताता हूँ इस तरह। हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी गई होती हैं, लाइक जो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी भी वो एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये एक फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5 हमने सबसे लो लेनी है और सबसे हाई लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाई एंड लो, तो हमने कैलकुलेट कैसे करना है इसको, सबसे लो ले ली, लो क्या थी 100 थी, सबसे हाई ले ली 900 थी, माइनस कर देना है हाई से लो को। यहाँ पे हाई माइनस लो लिखें, हाई माइनस लो कर देना है हमने, 900 में से माइनस करेंगे 100 को तो जवाब आएगा 800। तो बैंड विड्थ कैसे मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट ले लेनी है, उसमें से लोएस्ट माइनस कर देनी है, तो आपकी बैंड विड्थ आ जाएगी। नेक्स्ट है पीरियडिक है, इसका मैंने आपको बता दिया था कि एक
पैटर्न ईच साइकिल के लिए चेंज करती है। बाकी इसमें कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं तो वो हम छोड़ देते हैं। या फिर बिट इंटरवल क्या होता है, बिट रेट क्या होता है, बिट लेंथ क्या होती है, इसकी बात हम कर लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन बिट सिग्नल बिट, जितना टाइम हमें एक सिग्नल बिट में सेंड करने में लगता है उसको बिट इंटरवल कहते हैं। बिट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी बिट्स सेंड होती हैं उसको बिट रेट कहते हैं। बिट लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस वन बिट ऑक्यूपाइज ऑन ट्रांसमिशन मीडियम इफ़ वी हैव 4 लेवल। ये इस तरह के लेंथ, एक उसने क्या कहा कि वन बिट ऑक्यूपाइज, यहाँ से लेके इतनी तक कितनी लेंथ बनती है वो बिट लेंथ बन जाएगी। यहाँ पे हम ब्लॉक कोडिंग की बात करेंगे। ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, वी कन्वर्ट m बिट्स टू n बिट्स, वी ऐड सम एडिशनल बिट्स मीन रिडंडेंसी इन m। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो डाटा सेव होता है ना, फिर फ़र्ज़ करें हम फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना लॉगिन आईडी हमने यूज़र नेम रखा, मैं अपना यूज़र नेम रखता हूँ MS रहमान, और मैं अपना पासवर्ड रख लेता हूँ MS ##369। अब मैंने अपना पासवर्ड रख लिया है। अब फेसबुक अगर इसको सेव करे, फ़र्ज़ करें फेसबुक का डाटा हैक हो जाता है या फिर कोई चुरा लेता है तो उसके पास मेरा पासवर्ड चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमने देखा m बिट थी, ये m बिट है हमारी, मैंने फेसबुक को ये वाला अपना पासवर्ड दिया है, लेकिन वो इसको इस तरह सेव नहीं करेगा, वो इसको सेव करेगा m = MS3#43969। अब अगर हम इसमें से देखें, ये मेरा पासवर्ड है, ये भी मेरा पासवर्ड है, 369 ये मेरा पासवर्ड है। ये उसने अंदर जो हमारी कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको कहेंगे रिडंडेंसी। ये इसने चीज़ें ऐड करके इसका नाम रख दिया है n, इसका नाम इसने n रख दिया है। अब ये फेसबुक ने अपने पास सेव कर लिया। फ़र्ज़ करें फेसबुक से कोई चीज़, अपना डाटा उसका अगर चोरी होता है तो फिर भी उसको मेरा पासवर्ड नहीं पता चलेगा, क्योंकि जिसके थ्रू ये चीज़ें ऐड की गई हैं उसी के थ्रू निकलेंगी, लेकिन इस चीज़ का उसको इल्म नहीं है। मतलब रिडंडेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लॉक कोडिंग किस तरह की जाती है कि हमारे डाटा में कुछ रिडंडेंसी बिट्स डाल दी जाती हैं, जिससे वो डाटा चेंज हो जाता है और सेव रहता है। इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि आप देखेंगे m जो है वो स्मॉल थी और इसके अंदर क्योंकि बिट्स और शामिल हो गई हैं तो n बड़ी हो गई, तो n हमेशा बड़ा रहेगा m से। ये देखें n इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन m, ये भी आपने याद रखना है। लाइक ये एग्जांपल दी हुई है कि 01001 था, लेकिन जब n बना तो उसके पीछे उसने एक और लगा दिया, एक ऐड कर दिया, वो रिडंडेंसी ऐड हो गई है। तो ब्लॉक कोडिंग का कंसेप्ट जो ये था। बाकी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन या MCQ आता है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस चीज़ का एक क्वेश्चन आया हुआ था मुझे, डाटा फ्लो मोड्स किस तरह कितने होते हैं। सिंपलेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है, फुल डुप्लेक्स मोड होता है। सिंपल डुप्लेक्स में क्या होता है कि कोई भी डाटा है वो वन डायरेक्शन में जाता है, सिर्फ A से B की तरफ जा सकता है, B से A की तरफ नहीं आ सकता। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, टू डायरेक्शन होती है, मतलब A से B की तरफ भी जा सकता है और B से A की तरफ भी जा सकता है, लेकिन एक टाइम में नहीं। पहले A से B वाला जा रहा है, फिर वही वाला वापस आ रहा है। मतलब एक ही लाइन होती है तो एक जा रहा है, अगर उसी वक्त कोई आएगा तो मसला बन जाएगा, पहले एक जाएगा पहुंच जाएगा, फिर दूसरा वापस आ सकता है। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है हमारे पास, उसी पे डाटा इधर भी जा रहा है, उसी से इधर भी जा रहा है, A से B की तरफ भी एक ही टाइम में जा रहा है, B से A की तरफ भी एक ही टाइम में आ रहा है। तो फुल डुप्लेक्स का ये कंसेप्ट है। इसके बाद हम करेंगे डाटा कम्युनिकेशन। 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सेंडर जो डाटा सेंड करता है, उसके बाद होता है रिसीवर जो डाटा रिसीव करता है, उसके बाद होता है मैसेज लाइक डाटा जो हम सेंड करते हैं, लाइक मैंने हेलो किसी को मैसेज किया है तो वो हेलो इसमें आ जाएगा, या मैंने इमेज भेजी है या वीडियो भेजी है तो वो मैसेज होता है। मीडियम क्या है, जिस रास्ते के थ्रू गया है। अब वो इंटरनेट के थ्रू अगर गया है तो वो केबल भी हो सकती है, कॉपर केबल भी हो सकती है, कोक्सल भी हो सकती है, फाइबर जो भी हो सकती है, मतलब जिस पाथ के थ्रू वो गया है डाटा उसको मीडियम कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल कुछ रूल्स होते हैं, लाइक जिस रूल्स के तहत डाटा जाता है। मतलब अगर हम एक क्लास है, क्लास में एक रूल रख लिया जाता है कि इसमें सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी या सिर्फ उर्दू बोली जाएगी, तो प्रोटोकॉल से मुराद रूल्स बनता है। तो 5 कंपोनेंट्स है। ये मुझे लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये 5 कंपोनेंट्स के जस्ट नेम लिखने थे, ये भी नहीं बताना था कि ये किस काम के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको कुछ बता दिया ना कि सेंडर जो डाटा सेंड करता है उसको सेंडर कहते हैं, जैसे वर्क स्टेशन या PC, एग्जाम्पल भी मैंने साथ लिखी PC वर्क स्टेशन। लेकिन मेरे जो क्वेश्चन आया था उसमें जस्ट ये नाम लिखने थे, तो आप नाम भी याद कर लीजिएगा, बाकी साथ जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो भी आपने याद कर लेनी है कि डाटा कम्युनिकेशन में ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं वो किस काम के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद बात करेंगे
इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब इसमें 4 चीज़ें अहम होती हैं। एक होती है डिलीवरी, यानी कि डाटा कम्युनिकेशन तब हम कहेंगे जब एबिलिटी टू डिलीवरी द मैसेज, जब वो डिलीवरी कर सकता होगा। मैसेज ही अगर कोई बंदा डिलीवर नहीं कर सकता तो उसे हम डाटा कम्युनिकेशन नहीं गिनेंगे। उसकी खसूसियत क्या होनी चाहिए, डाटा डिलीवर कर सकता हो वो, देन हम उसे मानेंगे डाटा कम्युनिकेशन है। एक चीज़ और भी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो उसके अंदर होंगी तो हम उसको कहेंगे कि ये डाटा कम्युनिकेशन है। दूसरी चीज़ क्या है, टाइमलाइन, डिलीवर मैसेज ऑन टाइम। अब ये नहीं कि मैं आज मैसेज सेंड कर रहा हूँ वो 3 दिन बाद मैसेज सेंड कर रहा है तो इसको हम डाटा कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। वो अपने टाइम पे जब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं उसी टाइम पे मैसेज पहुंचना चाहिए, तो ये इस कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अब मैंने मैसेज यहाँ से हेलो का सेंड किया, उधर मैसेज सेंड हो जाए कि बाय या खुदा हाफिज़ का सेंड हो जाए, तो ये भी सही नहीं है। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, डिलीवर द मैसेज एक्यूरेट, जो मैंने यहाँ से हेलो सेंड किया है वो हेलो ही वहाँ पर पहुँचना चाहिए। जिटर, जिटर अब क्या है कि मैंने डिलीवर मैसेज किया है हेलो का, अब वहाँ पे क्या पहुँच रहा है, मैंने सेंड किया था HELLO, वहाँ पे पहुँच रहा है OLLEH, तो ये तरतीब ना हुई। तो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से, जिटर का मतलब होता है सीक्वेंस से पहुँचना चाहिए। जिस सीक्वेंस से मैं डाटा भेज रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आगे पहुँचना चाहिए। जिस चीज़ में ये चारों खसूसियात होंगी उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। ये डाटा कम्युनिकेशन की करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये भी आपने याद कर लेनी है, ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे मुझे 5 कंपोनेंट्स आए हैं, आपको ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग है अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स इज कॉल्ड नेटवर्किंग। काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं वो किसी कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू कनेक्ट हुई होती हैं तो उसको नेटवर्किंग कह देते हैं। यहाँ पे कुछ MCQs टाइप मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। PCM क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। DM क्या होता है, डेल्टा मॉड्यूलेशन। PCM एंड DM बोथ यूज टू कन्वर्ट डाटा एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। ये दोनों चीज़ें किस काम के लिए यूज़ होती हैं, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2 और चीज़ें भी हैं, वो आगे जाके क्वेश्चन आएगा। कि एक चीज़ होती है जो हमने पढ़ा था ना ASK FSK, वो मैं आपको अगले में बताता हूँ। अभी आपने ये याद रखना है PCM एंड DM। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये दोनों चीज़ें एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। जो थिन ईथरनेट है वो किस कोएक्सियल केबल में होता है, वो RG58 में होता है। ये भी आपने एसटीज याद करना है, MCQs है। नेक्स्ट है यूनिकोडर एनकोडिंग स्कीम। 2 वोल्टेज लेवल होते हैं इसके। कॉमन कनेक्टर फॉर कोएक्सियल केबल BNC होता है। BNC कॉमन कनेक्टर है कोएक्सियल केबल के लिए। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मैंने एक दफ़ा पहले भी समझाया था, डाटा हाइडिंग कहते हैं इसको। इसका कंसेप्ट डाटा हाइडिंग से मिलता है, मतलब किसी चीज़ को प्राइवेट करना। नेक्स्ट है इन TCP/IP प्रोटोकॉल सूट द प्रोसेस ऑफ एडिंग हेडर एट ईच लेयर ऑन सेंडिंग साइड इज़ नोन एज एनकैप्सुलेशन। ये एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन की हुई है। बाकी मैंने बताया कि ये किसी डाटा को हाइड करने के लिए या डाटा हाइडिंग के लिए यूज़ किया जाता है कंसेप्ट एनकैप्सुलेशन। ये आपने हैंड आउट से खुद पढ़ने हैं। मैं आपको जस्ट इतना सा डिवाइड करूँगा कि साइक्रोनस पोलर होते हैं, एसाइक्रोनस बाईपोलर होते हैं और आइसैक्रोनस यूनिपोलर होते हैं। बाकी इनको आप डिटेल से देखना चाहिए तो आप हैंड आउट से ही जाके देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, ये आई थिंक आगे मैंने क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन वाले पेज पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था नेटवर्क्स हैं। अब यहाँ पे नेटवर्क्स हैं, कितनी किस्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। फोर्थ भी इसमें आ जाता है। लैन, वैन आपने शायद पहले भी पढ़े हो। मैन एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक इंटरनेट होता है। मेन इसके 3 ही होते हैं। अगर आपको टाइप्स पूछी जाए तो 3 किस्म के होते हैं, लैन, वैन, मैन। अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। लैन किस काम के लिए यूज़ होता है, ये एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर अगर हमें कोई नेटवर्क क्रिएट करना हो, लाइक कोई ऑफिस होता है या फिर कोई हमारी लैब है, लैब के अंदर हमारे जो पीसी पड़े होते हैं, हम जब एग्ज़ाम देते हैं एक लैब में 50 पीसी पड़े हैं या 25 पीसी हैं, तो वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। सेम बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क यूज़ होता है उसे PVC नेटवर्क कहते हैं। तो लैन नेटवर्क कहाँ पे यूज़ होता है, अगर आपको इस तरह भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑफिस के अंदर 20 पीसी जोड़ने हैं तो कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा, तो वहाँ पे लैन नेटवर्क यूज़ होगा। नेक्स्ट है वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ होता है ग्रेट सिटीज़, मतलब कि फ़र्ज़ करें फ्रेंचाइज होती है एक सिटी में, दूसरी सिटी में, तीसरी सिटी में। अब वहाँ पे एक ऑफिस है, मतलब ये हमने जो भी बनाया था कि 20 पीसी का एक ऑफिस बना हुआ है। एक ऑफिस किसी और लाहौर में है, एक ऑफिस कराची में है, तो उन सिटीज़ के नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम वैन यूज़ करेंगे। मतलब एक सिटी, दूसरा सिटी, तीसरी सिटी, ग्रेट डिस्टेंस है तो वहाँ पे वैन यूज़ होगा। नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन इससे भी आगे चला जाता है, मतलब लार्ज डिस्टेंस एरिया।
मे भी ऐसा हो कि इस कंट्री में एक पड़ा है हमारे पास लैन नेटवर्क, या उस कंट्री में लैन नेटवर्क या मैन नेटवर्क, तो उन सबको जोड़ने के लिए हम लोग मैन का यूज़ करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया। यानी कि यहाँ पे हम कंट्री की एग्जांपल देंगे, लाइक अदर कंट्रीज़ में है, एक पाकिस्तान में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक इंग्लैंड में, तो उन सबको जोड़ने के लिए हम मैन यूज़ करते हैं। इंटरनेट कहाँ यूज़ होता है? इंटरनेट सबको जोड़ने के लिए यूज़ होता है, उसमें लैन भी आ जाता है, वैन भी आ जाता है, मैन भी आ जाता है। मतलब सिटी में एक मैन बना हुआ है, एक ऑफिस में लैन बना हुआ है, किसी कहीं अदर कंट्री में मैन बना हुआ है, उन सबको आपस में कौन जोड़ता है? वो इंटरनेट होता है जो सबको आपस में जोड़ता है। हम कुछ डिवाइसेस की बात करेंगे। डिवाइसेस, एक राउटर आपने सुना होगा नाम, ब्रिज, गेटवे एंड मॉडेम। अब राउटर क्या होता है? राउटर आपको भी पता है कि इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। राउटर इज़ यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क एग्जिस्ट ऑन सीवरल पाथ। सीवरल पाथ पे एग्जिस्ट करने के लिए जो नेटवर्क यूज़ होते हैं उसके लिए राउटर एक डिवाइस है, उसको हम यूज़ करते हैं। ब्रिज भी एक डिवाइस है। ब्रिज को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इज़ यूज टू कनेक्ट टू टू सेपरेट, दो सेपरेट चीज़ों को जोड़ने के लिए ब्रिज डिवाइस का यूज़ किया जाता है। गेटवे कहाँ पे यूज़ होती है? गेटवे इज़ यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। दो ऐसे नेटवर्क जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हो, मतलब मैंने बताया था रूल्स गवर्न, एक के अलग रूल्स हैं, दूसरे के सेपरेट हैं, उन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का यूज़ किया जाता है। ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि दो ऑफिस हैं, एक में डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, दूसरे में डिफरेंट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सी डिवाइस यूज़ होगी? तो वहाँ पे गेटवे यूज़ होगा। नेक्स्ट है मॉडम। मॉडम इज़ यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है तो आप ऐसे ही याद करेंगे, या फिर अगर इस पर सर्च करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से या इंटरनेट से देख सकते हैं। यहाँ पे अब कुछ टोपोलॉजीज़ होती हैं, मैंने जस्ट दो ही लिखी हैं, ये आई थिंक 5 टोपोलॉजीज़ हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, लाइन, ये 4 लिखी हुई हैं, बल्कि मैंने रिंग, बस, स्टार, मैश लिखी हुई हैं। मैश टोपोलॉजी के लिए होता है कि इसमें स्विच यूज़ होता है। इसकी हब्स अगर हमने देखना हो कि मैश कितनी यूज़ हुई है, मतलब फार्मूला इसके लिए कौन सा यूज़ होगा, उसने हमें 5 दे देना है या जो भी दे, तो उसको हम अगर इस तरह हल करेंगे, फ़र्ज़ करें वो 5 क्या देता है, 5 - 1 आ जाएगा ओवर 2। इस तरह आपको इसका एमसीक्यूज आ सकता है। 4 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, 10 इसका जवाब आ जाएगा। मतलब ये फार्मूला यूज़ होगा मैश टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? n-1। वो जितनी भी देगा उसमें से 5 दी है तो -1 कर देंगे, 4 जवाब आ जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में ये यूज़ होगा। बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी वैसे ही हैं। अब रिंग टोपोलॉजी होती कौन सी है? जो रिंग टाइप बनी हो। बस टोपोलॉजी जिसमें एक ही लाइन होती है और उसके ऊपर सिस्टम जोड़े गए होते हैं। बस टोपोलॉजी में केबल यूज़ होती है। स्टार टोपोलॉजी में हब यूज़ होती है। मैश टोपोलॉजी में स्विच यूज़ होता है और रिंग टोपोलॉजी में भी स्विच यूज़ होता है। बाकी आपने एक और काम करना है, इन सब की आपने इस तरह सर्च करनी है जैसा कि आप गूगल पे लिखेंगे मैश टोपोलॉजी, अभी जाके लिखें, मेरे पास अभी मैं स्क्रीन चेंज नहीं कर सकता, अभी आप जाके लिखें मैश टोपोलॉजी, तो आपके सामने एक डायग्राम आ जाएगी। डायग्राम देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैश टोपोलॉजी किसे कहते हैं। इसी तरह स्टार टोपोलॉजी अब जिन निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह बनी होगी, उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टार टोपोलॉजी किसको कहते हैं। बस टोपोलॉजी मैंने आपको बताया बस टाइप की होगी, और रिंग टोपोलॉजी भी आप एक दफ़ा गूगल पर सर्च करें, आपके सामने डायग्राम आएगी, डायग्राम देख के आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने जो आपको बताया था कि मैंने स्टैंड्स फॉर जो लिखे हुए हैं, आईपी स्टैंड फॉर होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये शुरू वाले सारे प्रोटोकॉल ही हैं। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एआरपीए एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, मिलनेट मिलिट्री नेटवर्क, सीएसएनईटी कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, एनएसएफएनईटी नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, ये 1989 में आई थी, ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट है एटीएम ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मोड, ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये हमने सबसे पहले ओएसआई किया था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट है आईएसओ, आईएसओ क्या था? इस ऑर्गेनाइजेशन ने ओएसआई को मुतारफ़ करवाया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है यूओपी यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डीएम डेल्टा मॉड्यूलेशन। इसके अलावा भी अगर आपके पास जो पेपर्स वगैरह आते हैं ना, या इस तरह की कोई भी आपके पास डेफिनेशन या कोई ऐसा मवाद हो जो स्टूडेंट को फ़ायदा हो सकता हो, जिसका स्टूडेंट को फ़ायदा हो सकता है, वो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दिया करें, उससे आपका भी फ़ायदा होगा या आपसे को जो देखेंगे दूसरे लोग उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉड्यूलेटर क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर क्या होता है। मॉड्यूलेटर ये मैंने आपको शुरू में बताया था, जहाँ पे हमने कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग की बात की थी।
अब यहाँ पे आपने गौर करना है, मॉड्यूलेटर यूज़ होता है डिजिटल टू एनालॉग सिस्टम के लिए। जो सिग्नल डिजिटल होते हैं उनको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूलेटर यूज़ होता है। कितनी किस्म के मॉड्यूलेटर हैं? ASK भी मॉड्यूलेटर है, FSK भी मॉड्यूलेटर है, PSK भी, QAM में भी। अब आपको MCQs आ सकता है कि इनमें से कौन से मॉड्यूलेटर हैं। अगर तो चारों लिखे हुए तो आपने ऑल ऑफ अबव पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? वो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मॉड्यूलेटर डिजिटल टू एनालॉग और डीमॉड्यूलेटर एनालॉग टू डिजिटल। अब आपने हैंडआउट से या फिर गूगल से इसकी सर्च ज़रूर कर लेनी है। ASK से क्या मुराद है, FSK से भी क्या मुराद है, PSK और QAM, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने सर्च करके इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेना है। नेक्स्ट है पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन कौन सी होती है? बाइनरी डाटा कंसिस्टिंग ऑफ इज वंस एंड जीरोस मे बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ बिट्स। पैरेलल, ये भी मुझे MCQs आई थिंक आया था। पैरेलल ट्रांसमिशन में डाटा जो है वह ग्रुप्स में सेंड होता है, मतलब पैकेट्स बन के सेंड होते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन में। लेकिन सीरियल में क्या होता है? सीरियल में डाटा 1 by 1 सेंड होता है, 1 bit फॉलोज अनदर, सो वी नीड ओनली 1 चैनल रेदर देन n टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन 2 डिवाइसेस। सब कैटेगरीज में एसिंक्रोनस आ जाता है और साइक्रोनस आ जाता है। सीरियल में एसिंक्रोनस स्लो होता है और साइक्रोनस फास्ट होता है। ये आपने ऐसे याद कर लेना है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पैरेलल में डाटा ग्रुपिंग में सेंड होता है और सीरियल में 1 by 1 करके सेंड होता है। ये आपको MCQs आ सकता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिग्नल्स। ये आई थिंक हम पहले पढ़ चुके हैं। पीरियडिक सिग्नल होते हैं, नॉन पीरियडिक होते हैं। पीरियडिक सिग्नल क्या है? इज़ अ सिग्नल डेट कंप्लीट पैटर्न इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड होता है। और नॉन पीरियडिक में क्या होता है? इज़ अ सिग्नल डेट चेंज इट्स पैटर्न इन ईच साइकिल। वो अपने ईच साइकिल में अपने पैटर्न चेंज करता रहता है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि अगर पीरियडिक सिग्नल है तो ये पीरियडिक सिग्नल है, इसके नीचे भी इसी तरह आएगी। ये एक ही सर्टेन पीरियड है इसका। लेकिन पीरियडिक में क्या होता है, वो भी आपको पीछे एग्जांपल थी। ये पीरियडिक सिग्नल की एग्जांपल हो सकती है कि वो चेंज करता रहता है अपने सिग्नल्स एट ईच साइकिल, कभी बड़ा हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपकी नॉन पीरियडिक में आ जाएगी। नेक्स्ट वही पेपर है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। इनमें से जो हमने कर लिए हैं वो तो ठीक है, अगर आपको समझ आ गई हो। अगर आपको समझ नहीं आई तो एक दफ़ा फिर देख लें। बाकी जो अब मैंने नहीं किए वो आप ज़रूरी है कि हैंडआउट से एक दफ़ा देख लें। मिड टर्म सिलेबस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ, मिड टर्म सिलेबस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं। बाकी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे बाकी सब्जेक्ट्स की भी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।